वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। जेएसए वालों का आज बहुत दिनों के बाद लेक्चर आ रहा है, उसके लिए मैं माजरत खाऊं क्योंकि हम वो और दो सेक्शंस भी साथ साथ चला रहे हैं जिसमें हमारा एमसीक्यू सेट चल रहा है कंप्यूटर्स का और स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो आज आपका लेक्चर आया है। आज के लेक्चर में हम डेटा कम्युनिकेशन के मतलब थोड़ा सा जानेंगे क्या है डेटा कम्युनिकेशन, जो आपके टॉपिक में मेंशन किया गया है। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे आपको डेटा कम्युनिकेशन का, क्योंकि आपको ज़्यादा थॉरली इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। डेटा कम्युनिकेशन आपको नाम से ही पता चलेगा, डेटा को कम्युनिकेट करना बिटवीन टू पार्टीज़। ठीक है, दो पार्टीज़ हमारे पास होती हैं, इनके दरमियान अगर डेटा को हम कम्युनिकेट करें, एक जगह से दूसरी जगह को तक एक्सचेंज करें, ट्रांसफ़र करें, उससे हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। वही मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन में कहा है, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के दरमियान अगर हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अगर हम किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम का इस्तेमाल करके एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो वायर्ड हो, ठीक है, या वो वायरलेस हो। वायरलेस भी हो सकता है, लेकिन एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जब हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं, उससे हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, बड़े आसान शब्दों में। चलिए अब हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेटा कम्युनिकेशन के, वो हम जानेंगे। सबसे पहले डिलीवरी, यानी कि अगर हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ठीक है, डेटा मस्ट डिलीवर एट करेक्ट डेस्टिनेशन। अगर मेरे पास कुछ बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, मेरे पास ये ए है और मुझे बी, सी और डी मेरे पास कनेक्टेड है नेटवर्क में। अगर मैं बी को डेटा भेजना चाहूँ तो वो डेटा खाली बी को ही पहुंचना चाहिए, यानी कि जिस डेस्टिनेशन पे मैं चाहता हूँ, द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन, जिस पे मैं चाहता हूँ जिस डेस्टिनेशन पे पहुँचे, उसी डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहिए। उससे हम कहते हैं डिलीवरी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि डेटा उसी जगह डिलीवर होना चाहिए जहाँ उसकी डेस्टिनेशन हो, जहां हम चाहते हैं वो डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है आपके डेटा कम्युनिकेशन का। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, यानी कि जो हम डेटा यहां से भेज रहे हैं वो ही डेटा वहाँ डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कोई डेटा यहाँ से भेजा है ABC, तो यहाँ तक भी ABC पहुंचना चाहिए। इसमें कोई जो है इंटीग्रिटी में जो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ABCD पहुँच जाए या यहाँ पे खाली AB पहुँच जाए, तो इससे हम कहते हैं एक्यूरेसी, यानी कि जो डेटा सोर्स से भेजा जा रहा है वो ही डेटा डेस्टिनेशन पे डिलीवर होना चाहिए। उसकी इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। थर्ड जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन का टाइमलीनेस, यानी कि डेटा शुड बी डिलीवर्ड इन टाइमली मैनर। यानी कि अगर मैं यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ A से B तक, तो ये जो डेटा है ये अपने टाइम तक पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि ये 10 मिनट्स में बी तक पहुंचना चाहिए, तो ये 10 मिनट्स में ही पहुंचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये 2 घंटे या 4 घंटे या 10 घंटे के बाद ये डेटा पहुंचता है बी तक, तो इसका कोई मोल ही नहीं बनता इस डेटा का, ये फिर फ़ायदेमंद ही नहीं होता है। आप समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं से आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है जॉब के लिए। ये अपॉइंटमेंट लेटर आपको विदिन 4 और 5 डेज़ पहुँचनी चाहिए। अगर यही अपॉइंटमेंट लेटर आपको 1 साल के बाद मिलता है, तो आप देख लीजिए इस अपॉइंटमेंट लेटर का कोई फ़ायदा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो डेटा डिलीवरी है ये टाइमली मैनर में होनी चाहिए, यानी कि जिस टाइम फ्रेम में इसको डिलीवर होना है उसी टाइम फ्रेम में ये डिलीवर होना चाहिए। उसके बाद अगर ये लेट पहुंचता है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं बनता। ठीक है, चलिए इसके बाद है हमारे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो अक्सर पूछा जाता है, वो है जिटर। जिटर क्या होता है, यानी कि अगर हम पैकेट्स भेज रहे हैं A से B तक, तो इनमें जो वेरिएशन है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनमें वेरिएशन इन पैकेट्स में जो टाइम का वेरिएशन वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम। फॉर एग्जांपल मैं A से B तक डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है, आप मान लीजिए एक लाइव टेलीकास्ट चल रहा है अभी। ठीक है, तो लाइव टेलीकास्ट में क्या है, यहाँ से यहाँ पैकेट्स जा रहे हैं, डेटा पैकेट्स। ठीक, आप सोच लीजिए अगर एक डेटा पैकेट पहुँचता है, उसके बाद 5 मिलीसेकंड के बाद दूसरा पहुंचता है, उसके बाद 5 मिलीसेकंड के बाद पहुंचता है, तो आपको ये लगता है ये वीडियो जो चल रहा है लाइव में हमारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे, ठीक है,
फॉर एग्जांपल यूएस में कुछ हो रहा है लेकिन उसको यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है इंडिया में, तो ये पैकेट्स आपके पास टाइमली मैनर में पहुँचते हैं, तो आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से दिखती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पैकेट्स है इनमें बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाता है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इन 3 पैकेट्स में खाली 5 मिली सेकंड्स का फ़र्क है, लेकिन एक पैकेट जो है वो 10 मिली सेकंड्स के बाद आता है। तो इससे क्या होगा कि वीडियो में जो गड़बड़ वगैरह आती है, आपने देखा होगा जो हमारे पास पुराने टेलीविजन सेट्स वगैरह होते हुआ करते थे, तो उनमें वो जो थे ब्लैंक लाइन्स आते थे, डिस्टॉर्शन लाइन्स आते थे। वो डिस्टॉर्शन लाइन्स इसी की वजह से आते हैं, नॉइज़ की वजह से आते हैं, या फिर इसी की वजह से आते हैं जब डिले होता है हमारे पैकेट्स के दरमियान जिटर की वजह से, या कभी कभी पिक्चर रुक जाती है, ठीक है, तो उसे हम जिटर कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास डेटा पैकेट्स पहुंचते हैं, वो डेटा पैकेट्स इन टाइम पहुंचने चाहिए, और साथ ही साथ उनमें वेरिएशन, टाइम वेरिएशन, उनके दरमियान जो टाइम गैप है उन पैकेट्स के दरमियान, वो इक्वल होना चाहिए, वो वेरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वेरी होता है तो वो जिटर है, अगर जिटर है तो हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन है ये सही डेटा कम्युनिकेशन नहीं जा रहा है। तो मेन कैरेक्टर ये भी है कि जिटर नहीं होना चाहिए, या हम दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि जिटर कम होना चाहिए। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। जो ही हम डेटा कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक मैसेज की। अगर हमें मैसेज भेजना होगा ए से बी तक, तभी हम कम्युनिकेट करेंगे बी को, तभी ए और बी एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे जब कोई मैसेज होगा सेंड करने के लिए। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारे कम्युनिकेशन का वो है मैसेज। कोई डेटा मुझे भेजना है ए से बी तक, तब जाके हम कम्युनिकेशन एक दूसरे से बनाते हैं, ठीक है। तो ए से बी तक हमें बनानी है कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ वो है मैसेज। उसके बाद सोर्स होना चाहिए जहाँ से ये मैसेज जाए, और उसके बाद डेस्टिनेशन होना चाहिए जहाँ तक ये हमें मैसेज पहुँचानी है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपको एक चिट्ठी भेजनी है अपने गर्लफ्रेंड को, तो यहाँ से आप चिट्ठी भेज रहे हैं, तो ये उसके डेस्टिनेशन पे यहाँ पे पहुँचनी चाहिए, ठीक है, उस तक पहुँचनी चाहिए। लेकिन पहले बात ये है कि आपके पास चिट्ठी तो हो, आपके पास मैसेज तो हो, आपके पास टेक्स्ट तो हो, फिर यहाँ से आप टेक्स्ट करेंगे, वो यहाँ आपके पास आपके दिलरुबा के तक पहुँच जाएगी। लेकिन आपके पास पहले मैसेज होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे दीवाना होना चाहिए, उसके दिलरुबा होने चाहिए, तब जाके कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ट्रांसमिशन मीडियम ना हो। ट्रांसमिशन मीडियम क्या हो? ट्रांसमिशन मीडियम मतलब यहाँ या तो आप टेलीफोन लिंक के थ्रू बात कर सकते हैं, या तो आपके पास कोई वायर्ड लिंक होगी, ठीक है, जहाँ से आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं। अगर वायर्ड नहीं है तो हमारे पास अभी वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स वगैरह है, व्हाट्सएप के थ्रू है, इंस्टा के थ्रू आप मैसेज वगैरह करते हैं, तो वो आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशंस है। ये वायरलेस कम्युनिकेशंस में किस बेस पे काम करते हैं? ये ईयर के बेस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे ईयर एक्ट करता है एज मीडियम, ठीक है, तो ये ईयर एज ए मीडियम काम करता है यहाँ पे। तो ईयर हमारा यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम बनता है। 4 चीज़ें आ गई। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ कंपोनेंट जो बनता है वो है प्रोटोकॉल्स। जब तक हमारा किसी भी काम में प्रोटोकॉल ना हो तब तक वो काम सही नहीं होता है। हमारे पास मैसेज आ गया, हमें पता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक मैसेज भेजना है, सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, ये हमारे पास तय है। इसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम भी आ गया है। मान लीजिए हमारे पास वायर्ड लिंक है। अब किस चीज़ की ज़रूरत है? रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कि अगर मैं मैसेज ए से भेजूँ, ये बी तक ही पहुँचना चाहिए, ये भी प्रोटोकॉल है। या ये जो मैसेज मैं ए से भेज रहा हूँ, ये करेक्ट मैसेज बी तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने मैसेज भेज दिया यहाँ से आई लव यू, ठीक है, तो वहाँ पे पहुँच गया मैसेज आई हेट यू। देखिए प्रोटोकॉल में गड़बड़ है, ठीक है, तो यहाँ ये मैसेज आपकी वहाँ पहुँच गई तो वो बहाल मच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए प्रोटोकॉल होना ज़रूरी है, यानी कि मैसेज एक्यूरेटली डिलीवर होनी चाहिए, करेक्ट डेस्टिनेशन पे होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। क्लियर? तो ये है आपके डेटा कम्युनिकेशन के। कोई भी काम आप दुनिया में करें, जब तक आपके पास रूल सेट ना हो, जब तक आपके पास प्रोटोकॉल ना हो, तो वो काम बिल्कुल मेसी हो जाता है और वो काम का कोई फ़ायदा ही नहीं बनता है, ठीक है। हर चीज़ में प्रोटोकॉल आप ढूंढें, चाहे कोई भी काम करें आप, उसके लिए रूल सेट बनाएं, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं। मैं कब ब्रेक लूँगा, मैं कब पढ़ाई करूँगा, मैं कब रेस्ट के लिए जाऊँगा, मैं कब खाने के लिए जाऊँगा, ये रूल सेट आप बनाएंगे ना, तो आपका जो लाइफ है स्मूथ चलेगा, और आप जो मकसद के लिए लड़ रहे हैं, आप जो मकसद के लिए काम कर रहे हैं, वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। तो इसलिए प्रोटोकॉल्स आर मस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम है,
और प्रोटोकॉल। ये आपके पास 5 कंपोनेंट हुए डेटा कम्युनिकेशन के। ये 5 कंपोनेंट्स आपके पास हो, इसके बाद आप कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर सकते हैं। चले, अब हमारे पास एक और टर्म है जो पूछी गई है, वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हम डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा हम डेटा को नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम डेटा को कभी कभी इमेज की सूरत में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या हम ऑडियो की सूरत में प्रेजेंट कर सकते हैं, या वीडियो की सूरत में प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि हमारे पास अलग टेक्स्ट है, ये अगर दूसरे कंट्री में जाएंगे उनके पास अलग प्रोटोकॉल होगा उस टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्रिटेन में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, या चाइना में जाएंगे, उनके पास अलग अलग, इसलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, याद रखें, एक्सचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। आस्का एक बनाई गई एक यूनियन जो एक नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं इस टेक्स्ट को, ठीक है। आपके पास कीबोर्ड में जो भी की स्ट्रोक्स हो, चाहे वो स्मॉल ए हो, कैपिटल ए हो, स्पेशल सिंबल्स हो, उनके लिए एक कोड रखा गया जिसे हम आस्काई कोड कहते हैं, ठीक है, ताकि हर जो टेक्स्ट आप यहाँ से करें उसको एक ही कोड में कन्वर्ट किया जाए। ये स्टैंडर्ड किस लिए बनाया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट भी दे दूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे वेट्स केजी में ये मेजर किए जाते हैं, अगर दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ कोई और हमारे पास जो है मेजरिंग सिस्टम हो, तो इससे क्या होता है, बड़ा होच पौच क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए, ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि केजी जो हमारे पास है ये हमारे पास मैन यूनिट माना जाएगा, ठीक है, मैन यूनिट माना जाएगा, मैन मेजरिंग स्केल जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास केजी अब हमारे पास स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है। इसी तरह आस्काई ने भी हर एक की स्ट्रोक जो आप कीबोर्ड में इंटर करते हैं, कोई भी टेक्स्ट हो या सिंबल हो या नंबर हो, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है आस्काई में। जैसे अगर आप स्मॉल ए कन्वर्ट करेंगे तो आपका 97 बन जाएगा, उसका कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। बी हो गया 98, स्मॉल सी हो गया 99, डी हो गया आपके पास स्मॉल डी 100, ठीक है, ई हो गया 101। इसी तरह अगर आप कैपिटल ए लिखेंगे तो कैपिटल ए का कोड, इसका कोड है 65। अगर आप कैपिटल बी लिखेंगे तो इसका है 66, कैपिटल सी लिखेंगे तो इसका है 67। इसी तरह स्पेशल सिंबल्स वगैरह के लिए भी आस्काई कोड रखे गए हैं। तो इस तरह से भी हम जो टेक्स्ट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर्स की सूरत में हम यहाँ पे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जिसको मैंने आपको बताया था, इसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं या कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कहते हैं, वो है हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, इमेज में हमारे पास जो है, इमेज में किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे इमेज जो बनती है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे पिक्चर एलिमेंट्स जो होते हैं, पिक्सल का फुल फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट्स, तो ये जो पिक्सल्स होते हैं ना, इन्हीं पिक्सल्स की वजह से बनता है एक पिक्चर, ठीक है। इसी तरह ऑडियो जो होता है, ये आपके पास एनालॉग सिग्नल होता है, ऑडियो जो होता है इस तरह का सिग्नल होता है, कंटिन्यूस सिग्नल होता है। और वीडियो आपके पास होता है दो चीज़ों का बना हुआ, एक इसमें इमेज रहता है जिसे हम फ्रेम्स कहते हैं, और प्लस इसके पीछे एक ऑडियो रहता है, तब जाके आपको लगता है ये वीडियो है, ठीक है, इमेज प्लस ऑडियो। ये है डेटा रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके हैं, जहाँ पे हम टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स में, इमेज में, ऑडियो में, या फिर वीडियो में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास बनता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, ये होता है यूनिडायरेक्शनल, यानी कि मैं ए से बी तक मैसेज भेज सकता हूँ लेकिन बी ए तक मैसेज नहीं भेज सकता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल, ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट टू द अदर, अदर कैन ओनली रिसीव, ठीक है। जैसे कीबोर्ड और मॉनिटर के दरमियान एक रिश्ता है, ये हमारे पास कीबोर्ड है, ठीक है, और ये हमारे पास मॉनिटर है, ये है ना मॉनिटर हमारे पास। तो कीबोर्ड से हम जो है मैसेज भेजते हैं मॉनिटर को, ठीक है, लेकिन मॉनिटर से कभी कीबोर्ड को मैसेज आते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि मॉनिटर जो है ये रिसीव करता है और कीबोर्ड जो है ये सेंड करता है। इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को, जहाँ सिर्फ एक डिवाइस जो है वो यहाँ से डेटा भेज सकता है और दूसरा खाली रिसीव कर सकता है, ठीक है, और उस डेटा को वो वहाँ से वापस सेंड नहीं कर सकता है, उसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। या और एक एग्जांपल हमारे पास ये है कि आपके पास टीवी सेट रहता है, टीवी सेट आपका कनेक्ट रहता है आपके डिश टीवी के साथ, तो ये जो सिग्नल्स आती है, ठीक है,
ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज के थ्रू वो सिग्नल्स इस तरह से आपके इस डिश पे आते हैं, ये डिश पे आते हैं वो सिग्नल्स, और उसके बाद आप लाइव ब्रॉडकास्ट वगैरह देख सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप टीवी से वापस भेज सकते हैं? नहीं। अभी हमारे पास है इंटरेक्टिव टीवीज़, हालांकि ये एग्जाम्पल अभी सेट नहीं होती है क्योंकि अभी हमारे पास इंटरेक्टिव टेलीविजन होते हैं, लेकिन पहले ज़माने की अगर बात करें तो वहाँ पर डायरेक्टली सिग्नल्स हमारे पास आते थे टेलीविजन सेट पे, और टेलीविजन सेट पे हम लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते थे, लेकिन यहाँ से हम कोई मैसेज नहीं भेज सकते थे। उससे हम कहेंगे सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है? जहाँ पे बोथ कैन ट्रांसमिट, हमारे पास ए और बी है, ये एक दूसरे को मैसेज भेज सकता है, ये भी भेज सकता है और ये भी भेज सकता है यहाँ से यहाँ, ठीक। लेकिन बट नॉट एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली एट अ टाइम दोनों एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकते हैं। यानी कि अगर ए ने बी को मैसेज भेज दिया तो बी इसको रिसीव करेगा उस टाइम खाली, ठीक है। बी ए ने ख़त्म किया, उसके बाद बी इसको मैसेज कर सकता है। नॉट एट सेम टाइम बट बोथ कैन रिसीव और सेंड द मैसेज, याद रखें, बट नॉट साइमल्टेनियसली। इसकी एग्जांपल है हमारे पास वॉकी टॉकी। आपने देखा होगा वो मॉल्स वगैरह में वो छोटा सा हैंडसेट उनके पास रहता है, वो वॉकी टॉकी, तो वो यहाँ से कहते हैं या कोई भी मैसेज यहाँ से देते हैं, हेलो हेलो कुछ कह के कुछ मैसेज देते हैं, उसके बाद दूसरे लोगों तक वो मैसेज पहुँच जाती है। और यहाँ हमने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, रॉजर रॉजर कह के वो कोई मैसेज दे देते हैं, उसके बाद बाकी लोग सुनते हैं, उसके बाद कोई भी दूसरा सेलेक्ट करता है, सेंडर रिसीवर सेलेक्ट होता है, सेंडर सेलेक्ट होता है और रिसीवर्स के पास वो मैसेज भेज देता है। लेकिन एक ही एट अ टाइम मैसेज भेज सकता है, दोनों एट अ टाइम मैसेज नहीं भेज सकते हैं। उससे हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड, याद रखें, उसे हम क्या कहते हैं? हाफ डुप्लेक्स मोड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स जो हैं आज के ए और बी के दरमियान कम्युनिकेशन हो रहा है, ये भी एट अ टाइम बोल सकता है, ये भी एट अ टाइम बोल सकता है। ये बड़ी गड़बड़ की बात है क्योंकि दोनों एक टाइम पे बोलते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़रूरत भी है इस चीज़ की, तो फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों रिसीवर्स और दोनों सेंडर्स होते हैं हाफ डुप्लेक्स की तरह। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में साइमल्टेनियसली बात नहीं कर सकते हैं, पहले एक को करनी होगी उसके बाद दूसरे को करनी होगी। लेकिन यहाँ पे दोनों एट अ टाइम सेंड और रिसीव कर सकते हैं, ये भी सेंड और रिसीव कर सकता है, ये भी सेंड और रिसीव कर सकता है। ऐसे कम्युनिकेशन मोड को हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। कभी कभी इसको हम डुप्लेक्स मोड भी कहते हैं, खाली डुप्लेक्स मोड भी कहते हैं। इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज डुप्लेक्स मोड। इसकी एग्जाम्पल है आपके पास, बेस्ट एग्जाम्पल टेलीफोन या फिर मोबाइल फोन्स। क्लियर? तो ये है आपके पास फुल डुप्लेक्स मोड। अब आपके पास मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर पूछे जाएँ तो आपके पास 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सबसे पहले जो आपके पास है वो सिंप्लेक्स मोड, उसके बाद आपके पास हाफ डुप्लेक्स मोड, उसके बाद फुल डुप्लेक्स मोड, जिसे हम डुप्लेक्स मोड भी कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास जो हमारे पास है, पहले ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन वगैरह होते थे या कीबोर्ड और मॉनिटर की एग्जांपल मैंने आपको दी, हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल मैंने वॉकी टॉकी में दी, और उसके बाद फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। चले, इसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है कि हम सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास अगर मल्टीपल डिवाइसेस हो, इन डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना और फिर डेटा को एक्सचेंज करना, उसे हम कहते हैं नेटवर्क। सेट ऑफ डिवाइसेस और नोड्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स, वो सेट ऑफ नोड्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। एक कंप्यूटर को हम नेटवर्क नहीं करेंगे, एक से ज़ायद कंप्यूटर जब हम एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन लिंक्स, उसे हम कहते हैं नेटवर्क। क्लियर? अच्छा, लेकिन ये डिवाइसेस कैपेबल होने चाहिए सेंडिंग एंड रिसीविंग के। ये भी सेंड कर सकता है, ये भी सेंड कर सकता है, ये भी सेंड कर सकता है, ये भी रिसीव कर सकता है, ये भी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए सेंडिंग और रिसीविंग की। जिस डिवाइस में होंगी, अगर वो कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड किए जाते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। अब देखें हमारे पास, अब फिजिकली ले कैसे करें इस नेटवर्क को। मुझे एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, फिजिकली मैं किस तरह से इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूं प्रैक्टिकल में, उसे हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। क्लियर? देखें, वे इन विच नेटवर्क इज लेड फिजिकली कैसे नेटवर्क बनाया जाए, किस तरह इसकी जियोमेट्री बनाई जाए, किस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी लिंक्स की बनाएं, उसे हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। क्लियर? मैं इस तरह से नेटवर्क बना सकता हूँ, एक मेन लाइन लेता हूँ, उसमें बहुत सारे नोड्स कनेक्ट कर सकता हूँ, ये भी मैं बना सकता हूँ। इस तरह मैं बना सकता हूँ, एक नोड को दूसरे नोड के साथ, हर एक नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करूँ, ये भी मेरे पास एक तरीका है। तो इनके अलग अलग हमने नाम दिए हैं, अलग अलग तरह से जब हम इनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसी को हम फिजिकल
जो हमारे पास कनेक्टिविटी रहती है उसी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मेन लाइन रहता है, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, ये दो टर्मिनल्स रहते हैं इस बस के, इसको हम बस कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ सभी नोड्स कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी नोड कनेक्ट है, यहाँ से भी नोड कनेक्ट है। अगर आपने यहाँ से यहाँ ये A B C and D, अगर आपने C तक मैसेज भेजना होगा तो वो पहले B तक भी पहुँच जाएगा, फिर C तक पहुँच जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, अब मसला ये है कि अगर ये बस कहीं पे भी टूट जाती है, यानी कि अगर इसमें कहीं पे भी ख़राबी आ गई इस बस में, तो पूरा नेटवर्क जो है वो बिल्कुल बैठ जाता है, इसके बाद ये नेटवर्क काम नहीं करता है। तो ये है एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बस का। हालांकि इस बस को लेकर ना इस तरह से अगर हम नेटवर्क बनाएंगे, ये ऐसा नेटवर्क बनाना बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा मेहनत है नहीं, लेकिन मसला यही है कि ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है, इस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो पूरा नेटवर्क जो है चौपट हो सकता है। मान लीजिए बैंक ने ये नेटवर्क जो है का इस्तेमाल किया, अगर कोई भी गड़बड़ होगी आप देख लीजिए बैंक का पूरा जो सिस्टम है वो बैठ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस नेटवर्क को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये इजी है ले डाउन करना, लेकिन इसका मेन जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर कहीं पे भी जो है इसका लिंक टूट जाता है तो ये नेटवर्क जो है काम करना, मेन बस में लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई नोड टूटता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन बस में अगर कोई फॉल्ट आ गया, तो मेन लाइन में अगर कोई फॉल्ट आ गया तो ये नेटवर्क काम नहीं करता है, पहला। दूसरा है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे रिंग शेप में डिवाइस जो है वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, नोड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे पास 4 नोड्स हैं, 1 2 3 4, ठीक। अब देख लीजिए रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है। रिंग टोपोलॉजी में एक चीज़ रहता है जिसे हम टोकन कहते हैं, ठीक है। टोकन क्या करता है, ये इस नेटवर्क में घूमता रहता है ये टोकन, ठीक है। तो ये इसमें नेटवर्क में घूमता है, तो इससे ये नेटवर्क एक्टिव रहता है, और ये रिंग शेप में, इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। मगर मसला इसमें ये है कि अगर आपने 1 से 3 तक यहाँ पे कोई मैसेज भेजना होगा तो वो 2 के थ्रू जाएगी, तो प्राइवेसी का यहाँ पे बड़ा इश्यू रहता है। अगर मैसेज 3 के लिए है तो 2 के थ्रू उसको जाना पड़ेगा, तो प्राइवेसी का बड़ा इशू है। दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे भी कोई लिंक टूट जाता है, उस लिंक टूट जाने की वजह से पूरा नेटवर्क जो है वो चौपट हो जाता है, क्लियर। तो रिंग का भी यही डिसएडवांटेज है जो बस का है। हालांकि अगर बस में कोई लिंक भी टूट जाता है किसी भी नोड का तो वो ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन मेन लाइन नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मेन लाइन में या कोई भी लिंक में कोई फॉल्ट आता है तो ये पूरा नेटवर्क जो है, ये पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। इसके बाद है हमारे पास हब। यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल हब होता है, वो सेंट्रल हब पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ये सेंट्रल हब के साथ ही सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, क्लियर। अब मुझे 1 से 2 तक कोई मैसेज भेजना होगा तो मेरा जो मैसेज है वो हब के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। हम अगर यहाँ पे कोई भी नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई भी लिंक बैठ जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हब यहाँ पे बैठ जाता है तो ये पूरा नेटवर्क जो है, ये पूरा नेटवर्क बैठ जाता है, ये काम करना बंद करता है। तो यहाँ पे हब में अगर कोई गड़बड़ हो जाता है तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद हो जाता है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि हब के साथ सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं, कोई लिंक टूट जाता है तो कोई मसला नहीं, खाली वही नोड काम करना बंद करता है, लेकिन बाकी नोड्स जो हैं वो चलते हैं, हब के साथ कनेक्टेड होकर वो काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और जो है टोपोलॉजी, वो है मैश टोपोलॉजी। देखिए मैश टोपोलॉजी हमारे पास क्या होता है। मैंने इसलिए इसको ज़्यादा जो है इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं दी क्योंकि ये बहुत ही आसान है, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। मैश टोपोलॉजी होता है जब हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, लेकिन ये हर एक डिवाइस किसी नेक्स्ट डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है। ये इसके साथ भी कनेक्टेड रहता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब देख लीजिए, ये है 1 2 3 4। अगर 1 को कम्युनिकेशन करना होगा 2 के साथ तो डायरेक्टली कर सकता है, 1 3 के साथ भी डायरेक्टली कर सकता है, 4 के साथ भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक नोड एवरी अदर नोड के साथ कनेक्टेड रहता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन लिंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ये बड़ा महंगा पड़ेगा आपको इस तरह की कम्युनिकेशन, जो इस तरह का नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, कोई भी नोड बैठ जाता है तो वही नोड बैठ जाता है, बाकी नोड काम करते हैं और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। और
और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे प्राइवेसी का बड़ा मसला है। यहाँ पे अगर मुझे सेकंड को नंबर सेकंड नोड सेकंड को मैसेज भेजना होगा तो मैं खाली नोड सेकंड को ही मैसेज भेजूँ, बाकी नोड्स को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे प्राइवेसी रहती है कि हर नोड के थ्रू मैसेज नहीं जाता है, बल्कि पर्टिकुलरली उसी नोड पे मैसेज जाता है। इसको हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। लेकिन मेन ड्रॉबैक यही है कि ये बड़ा महंगा पड़ता है, इसमें कम्युनिकेशन लिंक्स बड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हाँ, इसमें प्राइवेसी रहती है, इसमें रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, इसके बाद है हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड होता है कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, कभी कभी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने लिया है बस टोपोलॉजी भी, और यहाँ पे मैंने लिया है, ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बस टोपोलॉजी लिया है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में यहाँ पे मैंने जो है स्टार टोपोलॉजी में लिया है। ये यहाँ पे मेरे पास हब है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये बस की तरह है, ठीक है, बस की तरह है। इसमें हम कभी कभी रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी। तो एक से ज़ायद टोपोलॉजी जब साथ में मिलते हैं तो वो बनाते हैं हाइब्रिड, ठीक है। एक से ज़ायद, एक से अलावा जब नेटवर्क्स जो हमारे पास होते हैं वो जब मिलते हैं, उस टोपोलॉजी को हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास कभी इस तरह भी हो सकता है, ये हमारे पास मेन लाइन है, ठीक है, इसको ये हमारे पास बस बना, लेकिन कभी हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे एक रिंग भी, ठीक है। तो ये बना कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग एंड बस टोपोलॉजी, तो ये हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी बन गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास है नेटवर्क कैटेगरीज। हमारे पास नेटवर्क कैटेगरीज किस किस तरह के हैं, देखिए हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क, सॉरी, लोकल एरिया नेटवर्क या लैन जिसे हम कहते हैं, वैन वाइड एरिया नेटवर्क या मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन हम करते हैं कुछ किलोमीटर्स की इसकी रेंज होती है, विद इन कैंपस वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम लैन कहते हैं। और उसके बाद मैन होता है मेट्रोपॉलिटन, जो हम विद इन अ सिटी इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि एक नेटवर्क एक सिटी को जो कनेक्ट करते हैं उस नेटवर्क टोपोलॉजी को या उस नेटवर्क को हम कहते हैं मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन होता है जो कंट्री एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कनेक्ट करता है, या एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट करता है, एक कंटिनेंट को दूसरे कंटिनेंट के साथ कनेक्ट करता है, उसे हम वैन कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कंप्यूटर्स में, अगर आपको याद होगा, इसलिए हम इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये था बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जो जिसके हमने और भी चीज़ें पढ़ने हैं वो हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। चलिए, आज आपसे यहीं पे इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे पास जो बच्चे हैं जैसे कि वो बहुत कम हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले। चलिए, इजाज़त लेते हैं आपसे, बाय।